शिक्षा संकल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे बीरबल साहनी के बारे में। बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 में हुआ था। वे लाला रुचिराम साहनी और श्रीमती ईश्वरी देवी के द्वितीय पुत्र थे। इन दिनों वे शाहपुर जिले अब जो कि पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब में के भेरा नामक छोटे से कस्बे में रहते थे। गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, B.S. श्रीनिवास शास्त्री, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जैसे राष्ट्रीय नेता रुचिराम के घर कई बार अतिथि के रूप में पधारे। यह वातावरण परिवार के बच्चों पर अपना प्रभाव छोड़ गया। प्रखर देशभक्ति, उदारता एवं निडरता बीरबल में विकसित होती है। बीरबल की मां ईश्वर देवी एक धर्मपरायण महिला थी। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे शिक्षा ग्रहण करें। तदनुसार सभी पांचों पुत्रों ने यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। पुत्रियों की शिक्षा की भी उपेक्षा नहीं की गई। उनकी बड़ी बेटी पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाली महिलाओं के प्रथम दल में से एक थी। एक बार सितंबर 1908 के आरंभ में बीरबल अपने पिता के साथ तिब्बत के पास कोटगढ़ गए। वहां उनकी मुलाकात स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर स्वेन हेडेन से हुई। वे तिब्बत से अपनी खोज यात्रा पूर्ण कर वापस लौट रहे थे। वर्षा बाद जब बीरबल एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में सामने आए, तब रॉयल स्वीडिशी एकेडमी ने एक सभा आयोजित कर बीरबल का सम्मान किया। प्रतिष्ठित अतिथियों के बीच वयोवृद्ध डॉक्टर स्वेन हेडेन को उनके 38 वर्ष पुरानी उस मुलाकात की याद दिलाई। वे वृद्ध वैज्ञानिक बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल ने अपने पिता के साथ 1911 में झोजिला घाटी की यात्रा की, जो सबसे अधिक उल्लेखनीय और रोमांचक थी। उन्होंने रस्सियों के बने विशेष जूते पहनकर मचोई हिमनद पार किया। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, बर्फ में एक घोड़े की आकृति दिखाई दी। बहुत पहले वो घोड़ा बर्फ के बीच फंस जाने के कारण मर चुका होगा। थोड़ी ही दूर पर एक भयानक दरार थी, जिसे देखकर उन सबके रंगोटे खड़े हो गए। यहीं बीरबल को बहुत मुश्किल से मिलने वाली रेड स्नो नामक बर्फ की काई मिली। बाद में जब वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, तब उन्होंने अपने साथ इस काई का नमूना रख लिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रमुख वनस्पति शास्त्र प्रोफेसर S.C. शोबाई ने उस नमूने की जांच की और बीरबल की रुचि की प्रशंसा की। 1911 में बीरबल ने B.Sc की परीक्षा पास की। उनके पिता की इच्छा थी कि उनका कुशाग्र और बुद्धिमान बेटा सरकारी प्रशासक बने। वे बीरबल के लिए भारतीय लोक सेवा की नौकरी के बारे में सोच रहे थे, परंतु बीरबल की उच्च इच्छा कुछ और ही थी। उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं आपके निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकता, परंतु मैं वनस्पति शास्त्र के शोध कार्य में रुचि रखता हूँ। उनके पिता ने उनकी रुचि को स्वीकार किया और उन्होंने वनस्पति शास्त्र की उच्च शिक्षा हेतु कैम्ब्रिज भेजा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक शानदार परंपरा रही है कि विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध बहुत निकट के होते हैं। कुशाग्र युवा छात्र बीरबल को उनके शिक्षकों का बहुत स्नेह मिला। 1914 में उन्होंने प्रकृति विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र और वनस्पति शास्त्र सहित में BA की डिग्री हासिल की। फिर तुरंत उन्होंने
तुरंत उन्होंने प्रोफेसर AC शेवाड़ के प्रेरक मार्गदर्शन में अनुसंधान कार्य प्रारंभ कर दिया। प्रोफेसर शेवाड़ इस विषय के श्रेष्ठतम विशेषज्ञों में से एक थे। महान शिक्षक के प्रभाव में बीरबल ने वर्तमान वनस्पतियों का और प्राचीन वनस्पति जीवाश्मों के आकृति विज्ञान के बारे में बहुत शीघ्रता से सीखकर एक अंतर्दृष्टि हासिल कर ली। दक्षिण अफ्रीका के एक वनस्पति शास्त्रज्ञ RS क्रम्पटन ने प्रशांत महासागर के द्वीपों से कई प्रकार की वनस्पतियों की दुर्लभ किस्मों को एकत्रित किया था। यद्यपि वो छिन्न विछिन्न थे तथा जैसे तैसे सुरक्षित रखे गए थे, बीरबल ने उन वनस्पतियों का अच्छी तरह संपूर्ण अध्ययन किया। 1919 में लंदन विश्वविद्यालय प्राचीन वनस्पति जीवाश्म पर आधारित उनके शोध पर बीरबल को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की। बीरबल भारत लौट आए। प्रोफेसर शेवाड़ की सलाह पर बीरबल ने ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न भागों से लाए गए वनस्पति जीवाश्म के कुछ नमूनों की जांच की और उन पर लेख लिखे। प्रोफेसर शेवाड़ के साथ उन्होंने भारतीय गोंडवाना वनस्पति का अध्ययन किया और दोनों ने मिलकर 1920 में भारतीय गोंडवाना वनस्पति एक संशोधन इंडिया गोंडवाना प्लांट्स एक रिवीजन नामक पुस्तक प्रकाशित की। भारत वापस लौटने के बाद बीरबल साहनी ने वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में बनारस और पंजाब विश्वविद्यालय में एक वर्ष की सेवाएं दी। 1920 में उन्होंने अपने पिता के घनिष्ठ मित्र श्री सुंदरदास सूरी की बेटी सावित्री से विवाह किया। वे विज्ञान के स्नातक थी और परिष्कृत रुचि की महिला थी। उनकी यात्रा में वे हमेशा साथ होती, चाहे वो अध्ययन यात्रा हो या विदेश यात्रा। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही बीरबल साहनी के जीवन और कार्यों में समर्पित कर दिया। 1920 तक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा क्षेत्र परीक्षण के लिए जमा किए गए वनस्पति जीवाश्म जांच हेतु विदेशी विशेषज्ञों के पास भेजे जाते थे। 1920 में प्रोफेसर शेवाड़ ने यह कहते हुए इस प्रकार की परीक्षण लेने से अस्वीकार कर दिया कि ये काम सक्षम भारतीय वैज्ञानिक श्री बीरबल साहनी के पास भेजा जाना चाहिए। उसके बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संग्रह नियमित रूप से परीक्षण के लिए बीरबल साहनी के पास भेजे जाने लगे। इस विभाग के साथ 12 वर्ष तक उनका निकट का संबंध बना रहा। बाद में इस विभाग ने उनके सहयोग की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए भारतीय संग्रहालय कोलकाता स्थित गोंडवाना गैलरी में उनके पुतले का निर्माण किया। 1921 में लखनऊ में स्थापित नई विश्वविद्यालय की वनस्पति शास्त्र विभाग में उन्होंने प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। उसी वर्ष उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की MA की डिग्री प्राप्त हुई। लखनऊ में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के समान वनस्पति शास्त्र विभाग को सुसंगठित किया। वे इस बात में विश्वास रखते थे कि कुछ सीमा तक सबसे वरिष्ठ अध्यापकों को निचली कक्षाओं को भी पढ़ाना चाहिए। इससे पढ़ाई में अनुशासन, वृद्धता, संतुलन और क्रमबद्धता आती है। इसीलिए वे हमेशा BSc की कक्षाओं में व्याख्यान देने में जोर देते रहे। शिक्षण कार्य में व्यस्तता होने के उपरांत भी वे अपने शोध कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। 1921 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उनके कार्य की श्रेष्ठ विशेषताओं को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस से सम्मानित किया। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया। 1930 में बीरबल साहनी लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति के सदस्य बने।
3 वर्ष बाद वे विज्ञान संकार्य के अध्यक्ष चुने गए। मृत्यु पर्यंत वे इस पद पर बने रहे। बीरबल साहनी अनुसंधान प्रेमी थे। इसे बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपने पिता के नाम से एक अनुसंधान पुरस्कार की स्थापना की। वनस्पति शास्त्र में श्रेष्ठ अनुसंधान कार्य के लिए हर वर्ष रुचिराम साहनी अनुसंधान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विज्ञान संकार्य के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर साहनी को जो मासिक भत्ता मिलता था, उसी की सहायता से उन्होंने पुरस्कार निधि बनाई। वनस्पति शास्त्र विभाग में विद्यार्थियों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जाती थी और शिक्षकों के लिए छोटा सा सिर्फ एक ही कमरा था। साहनी के लिए कोई अलग कमरा नहीं था। वे वनस्पति शास्त्र विभाग के संग्रहालय में ही बैठा करते थे। एक बार एक विदेशी अतिथि उस विभाग में आए। उन्होंने यूं ही पूछा, प्रोफेसर साहनी कहाँ काम करते हैं? उन्होंने संग्रहालय के कोने का टेबल दिखाएगा। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या प्रोफेसर साहनी के लिए अपना कोई कमरा नहीं है? फिर उन्होंने ही मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही है। दुनिया के सभी महान वैज्ञानिकों ने सिर्फ बंद कमरे में रहकर ही काम नहीं किया है। हिमालय ने बीरबल साहनी को सदैव आकर्षित किया है। कई बार हिमालय के भ्रमण पर गए। पंजाब के नमक क्षेत्र की खारी श्रेणियों के सूक्ष्म जीवाश्म की प्रकृति से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इन श्रेणियों की आयु 5 से 6 करोड़ वर्ष होगी। उनके अध्ययन ने हिमालय की संरचना के बारे में काफ़ी जानकारी बढ़ाई। बीरबल का विज्ञान का अध्ययन बहुत व्यापक था। एक बार उन्हें हरियाणा में रोहतक के पास प्राचीन सिक्के ढालने का सांचा मिला। उन्होंने उन सांचों का अध्ययन किया और प्राचीन भारत में सिक्के ढालने की तकनीक पर महत्वपूर्ण टिप्पणी लिखकर उन्हें उनके परिणामों सहित प्रकाशित किया। उस पुस्तक का नाम था द टेक्निक ऑफ कास्टिंग कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया। इसके द्वारा इस विषय पर अनुसंधान कर एक नया स्तर विस्थापित किया गया। बीरबल साहनी ने 1921 में कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर इंडियन बोटानिकल सोसाइटी की स्थापना करनी चाहिए। 1926 में वे उसके अध्यक्ष बने। कैम्ब्रिज से वापस लौटकर 2 वर्ष में ही उन्होंने 1921 में इंडियन साइंस कांग्रेस के वनस्पति विभाग की अध्यक्षता की। फिर 1926 में उन्होंने भूगर्भ विज्ञान अनुभाग की अध्यक्षता की और 1938 में साइंस कांग्रेस की रजत जयंती समारोह में उन्होंने पुनः वनस्पति शास्त्र विभाग की अध्यक्षता की। 1940 में उन्हें साइंस कांग्रेस की अध्यक्षता करने का सम्मान प्राप्त हुआ। 1945 में रॉयल सोसाइटी द्वारा आयोजित वैज्ञानिकों के सम्मेलन में बीरबल साहनी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1947 में भारत सरकार द्वारा अनुसंधान केंद्रों को भेंट देने के लिए यूरोप और अमेरिका भेजा गया। वे 1930 और 1935 में वनस्पति प्रत्यावशेष अनुभाग की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार उपाध्यक्ष रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति प्रत्यावशेष शास्त्र संघ के उपाध्यक्षों में उनका चुनाव हुआ था। वे अमेरिका के कला एवं विज्ञान अकादमी के सम्मानित विदेशी सदस्य थे। 1936 में वे लंदन के रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए। ये सदस्यता विज्ञान के क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ समझी जाती थी। बीरबल ये सम्मान पाने वाले 5वें भारतीय थे। बीरबल स्वप्नद्रष्टा थे। उनके मन में 1929 में प्रारंभिक दिनों में ही वनस्पत्यावशेष विज्ञान के लिए एक संस्थान की स्थापना की योजना थी। विभिन्न स्थानों में घूमकर एवं विनिमय द्वारा उन्होंने वनस्पति जीवाश्मों का एक विशाल संग्रह तैयार किया। उन्होंने वनस्पत्यावशेष
शास्त्र की पुस्तकों का एक अच्छा सा पुस्तकालय बना लिया है। वे वनस्पत्यावशेष के संग्रहालय की स्थापना के लिए सरकार की मदद चाहते थे, परंतु उनका निवेदन असफल रहा। उन्होंने सितंबर 1939 में भारतीय वनस्पत्याशास्त्रों की एक समिति की स्थापना की। यथासमय समिति ने भारत में वनस्पत्यावशेष विषय गतिविधियों की रिपोर्ट प्रकाशित की। लखनऊ में जून 1946 में वनस्पत्यावशेष की एक संस्था स्थापित की गई। बीरबल साहनी और सावित्री साहनी ने उनके वनस्पति जीवाश्म का विशाल संग्रह, उनका अपना पुस्तकालय और पैसा उस संस्था को समर्पित कर दिया। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य वनस्पत्यावशेष विज्ञान संस्था का प्रसार करना था। लक्ष्य पूरा होता जा रहा था, परंतु प्रणेता क्रूर दुर्भाग्य के हाथों छीन लिया गया। संस्थान की स्थापना के काम का दबाव और उससे उत्पन्न थकान के कारण उनके स्वास्थ्य की अपूरणीय क्षति हुई। 8 अप्रैल 1949 की शाम को उन्हें दिल का तेज दौरा पड़ा। संस्थान की आधारशिला रखने की ठीक एक सप्ताह बाद 10 अप्रैल की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 57 ईयर के थे। जुलाई 1950 में होने वाली वनस्पति शास्त्र कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए साहनी का अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ था, पर हाय, विश्व ने उन्हें असमय ही खो दिया। बीरबल साहनी प्रतिभा और कृपालुता की मूर्ति थे। कैम्ब्रिज के बीरबल के साथ कोई विद्वान भारतीय विद्यार्थी थे। बाद में उनमें से श्री प्रकाश राष्ट्रीय नेता बने, सी.डी. देशमुख भारत के वित्त मंत्री बने और एम. रामानुजन प्रतिभावान गणितज्ञ थे। कैम्ब्रिज में जब रामानुजन बीमार पड़े तब कुछ दिनों तक बीरबल ने उनकी सेवा की। एक छोटी सी उम्र में प्रोफेसर साहनी ने वनस्पति शास्त्र के लिए जितना योगदान दिया, उतना कार्य किसी भी भारतीय वैज्ञानिक ने नहीं किया। वे वनस्पति शास्त्र के कुछ सर्वतोमुखी वैज्ञानिकों में से एक थे। विभिन्न दिशाओं से जीवन भर उनके आकर्षण अवसर उन तक आते रहे, परंतु एक बार जिस विज्ञान शाखा का चुनाव उन्होंने अपने लिए कर लिया था, उस पर वे समर्पण भाव से अड़िग रहे। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।